नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम विषय विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3 वस्त्र से तंतु तक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। गूंजो और पहेली के विद्यालय में प्रश्नोत्तर विज्ञान प्रश्नोत्तर एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें गूंजो और पहेली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद वह प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद वह बाजार गए अपने माता पिता को कपड़े लेने के लिए। तब वह बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखे। तब उन्हें पता चला कि विभिन्न प्रकार के धागों से बने होने के कारण वस्त्रों में विविधता पाई जाती है, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, नायलॉन आदि। अब है तंतु, क्योंकि ये वस्त्र बने होते हैं, वस्त्र धागों से बने होते हैं और धागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो तंतु धागों से बने होते हैं, तो तंतु किसे कहते हैं? वस्त्र यानी धागों, धागों को तागे भी कहते हैं। धागों या तागे से तथा तागे पतली पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं जो तंतु कहलाते हैं। तो ये तंतु यानी पतली पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा कुछ ऊनी तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जूट को पटसन भी कहते हैं, ये पादप से प्राप्त होते हैं, रुई और जूट। तंतुओं के उदाहरण हैं पादप से जो ऊन तथा रेशम, तंतुओं ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊनों से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में आता है रेशमी तंतु या रेशमी तंतु। तो रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है और रेशम कीट को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं, यानी कि इनको मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। इनको विभिन्न रसायनों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अब है कुछ पादप तंतु जैसे रुई को सभी जानते हैं कि रुई होती है, उसे कपास के पौधों से प्राप्त की जाती है और कपास के पौधों को खेतों में उगाया जाता है जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। इस प्रकार की मृदा में कपास के पादप को उगाया जाता है। कपास के पादप के जो फल होते हैं उन्हें कपास गोलक भी कहते हैं। जो कपास पादप के फल होते हैं लगभग इसकी आकृति नींबू के आकार की होती है। जब ये फल पूर्ण परिपक्व होने पर, जब ये पूरी तरह पक जाता है तो बीज टूटकर फूल जाते हैं और मानो एक ऐसा लगता है खेत में कि बर्फ की एक परत छा रही हो। तथा अब कपास तंतुओं से ढके हुए बिनौले बोलते हैं कपास के बीजों को। उन बीजों में कपास के तंतु यानी कि रुई के तंतु लगे होते हैं, वो देखा जा सकता है। कपास बौलों से कपास को हस्तचयन द्वारा उसको पृथक किया जाता है। कपास के पौधों से कपास का फल होता है, उसको हस्तचयन के द्वारा अलग कर लेते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास में से बीज हम अलग करते हैं, उस विधि को बोलते हैं कंकटन। इस क्रिया को कपास फूटना भी कहते हैं।
कई बार प्रश्न आ जाता है कपास ओटना किसे कहते हैं। तो कपास में से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, यानी कि पहले की बात है पुराने ज़माने में कि कपासों का हाथों से ओटा जाता था, लेकिन आजकल क्या है कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। धन्यवाद, आगे फिर कल पढ़ेंगे।